अगर सेम केमिकल फॉर्मूला है, सेम केमिकल फॉर्मूला मतलब सेम एलिमेंट का बना हुआ चीज है, जैसे कार्बन का ही कार्बन कार्बन अपने साथ कैटेनेशन का प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बॉन्ड बनाया और अपना स्ट्रक्चर को अलग अलग किया। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सेम। मतलब अगर कोई सॉलिड है तो दूसरा एलोट्रोप भी क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, लिक्विड या गैस स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। उसका बस ओरिएंटेशन, सजावट चेंज होने की वजह से वो एक अलग कंपाउंड जैसा बिहेव करने लगेगा। तो सेम या ऐसा बोल देते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर्टीज भी अलग रहे, ओरिएंटेशन भी अलग रहे, वैसा को क्या बोलते हैं? कार्बन का ही एलोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिखना भी सही नहीं रहेगा, कंपाउंड क्यों लिख रहे हैं? हाँ, कार्बन कंपाउंड कब लिखते हैं? जब कार्बन के साथ कोई और भी रहे एटम, जैसा हाइड्रोजन भी है, तब उसको कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं। बट कार्बन 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 अपने में ही बॉन्ड अगर बना रहा है तो उसको कंपाउंड भी बोलना सही नहीं रहेगा। क्या बोलना सही रहेगा? जब कोई आइसोमर्स नहीं, आइसोमर्स अलग चीज़ होता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? जब सेम कोई दो एटम बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। यहाँ पे कंपाउंड भी नहीं बोलना सही रहेगा, क्योंकि कंपाउंड जैसा होता तो है बड़ा सा, बट इसको एलिमेंट ही बोलना सही रहेगा। एलिमेंट्स हैविंग सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ एकदम, ओरिएंटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट ऑफ कार्बन होता है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ना बहुत तरह का होता है। पहला एक ग्राफाइट, पहला एग्जांपल है। उसके बाद डायमंड, उसके बाद बकमिंस्टर फ्लोरीन, उसके बाद ग्राफीन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद है कार्बन। इससे बहुत सारा होता है। इसमें मेरा एमटेक का जो मेरा थीसिस था, मेरा थीसिस इसी पे था, ग्राफीन पे ही, ग्राफीन बेस्ड। ग्राफीन तुम लोग सुनोगे कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद तुम लोग सुनोगे ग्राफीन। मेरा था ग्राफीन बेस्ड डिस्प्ले, फ़ोन का डिस्प्ले पे थीसिस लिखे थे हम कि जैसे अगर इसका कोटिंग किया जाए तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, ये सब वगैरह। बट तुम लोग के सिलेबस में पहला है, दूसरा है और तीसरा है। उसमें से भी तीसरा ना के बराबर ही है, बस इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहला और दूसरा बस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन आएगा, ग्राफाइट से या फिर डायमंड से, ठीक है। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखना कैसा होता है इसमें ना। हाँ, इसमें जो ओ सॉरी, हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। होना क्या चाहिए? हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बट इसमें 3 ही, पेंटागन नहीं, हेक्सागन बनता है। अब यहाँ पे कार्बन रहेगा, ये ऐसा रहेगा कुछ, फिर यहाँ ऐसा रहेगा, फिर यहाँ एक रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ और ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे, ऐसे, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे। देखो हर एक कार्बन कितना बना है। ये कार्बन 1 2 3, 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 ऐसा ऐसा करके बन रहा है। नहीं, डबल बॉन्ड किसी में नहीं होता है। फिर यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर यहाँ कार्बन होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कार्बन जाएगा, कुछ ऐसा हनीकॉम स्ट्रक्चर बनता है। मतलब एक एक लेयर का ऐसा बनता है। अब ये तुम्हारा जो बना रहे, बोर्ड पे बना रहे, ये एक्चुअली कैसा होता है? यहाँ पे होता है ऐसा। ये समझ में आ रहा है? इसको उठाएं और ऐसे रख दिए तो ऐसा होता है। और ऐसे ये 1D लेयर होता है, ये 1 डायमेंशनल लेयर, या फिर बोल सकते हो 2 डायमेंशनल लेयर। 2 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, इसका कोई डेप्थ नहीं होता, हाइट नहीं होता। समझ आ रहा है? अब इसी को हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना थोड़ा समझना। कैसे बना सकते हैं? सही है, थोड़ा बहुत बन रहा है, ठीक है, लगभग समझ में आ रहा है। तो ये वाला कैसा स्ट्रक्चर है? ये वाला, ये 2D स्ट्रक्चर है और ये अलग से 2D स्ट्रक्चर है। दोनों 2D के स्ट्रक्चर के बीच में क्या बना है? लेयर सब बना है ऐसा। बहुत सारे ऐसे लेयर होता है, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, ऐसा इस तरह से। समझ आ रहा है? ये हनीकॉम हेक्सागोनल एरे है। एरे मतलब एरिया, नो डेप्थ, नो हाइट, ठीक है। हेक्सागोनल हनीकॉम स्ट्रक्चर विथ, और भी क्या बोल सकते हैं? लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक के बाद एक लेयर बनता है। जब यहाँ कार्बन का जो बॉन्ड दिख रहा है, ये तो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब पता है क्या होता है? जो बताए थे क्लास में, फर्स्ट क्लास, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। नहीं आता रहा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ही बोलते हैं सिग्मा। अल्फा बॉन्ड होता ही नहीं है। 2 तरह का बॉन्ड बताए थे, एक सिग्मा बताए थे, एक पाई बताए थे हमको।
सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है एक लेयर में, दूसरा में भी सब आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। बट ये लेयर और ये लेयर के बीच में जो बॉन्ड है, ये दिख रहा है, डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ये जो बॉन्ड है ये वाला वीक फोर्स है, वीक बॉन्ड है, इसका नाम है वीक वैंडरवाल फोर्स, वीक वैंडरवाल फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। बहुत सारा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, एनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, बहुत सारा बॉन्ड होता है ऐसा ऐसा। उस तरह से जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी और वीकेस्ट कैटेगरी का बॉन्ड होता है वो कौन होता है, वैंडरवाल फोर्स, या फिर वैंडरवाल बॉन्ड भी बोल सकते हो। हम लोग क्या बोल रहे थे सुनना, कि ये वाला है 2D लेयर, ये वाला बीच में कैसा फोर्स है, वीक वैंडरवाल फोर्स। ये समझ में आ गया क्या है, एक तरह का एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है जिसमें 2D लेयर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये बोलेंगे पहला पॉइंट। दूसरा बोलेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तीसरा बोलेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर, वीक वैंडरवाल फोर्स, हाँ हाँ हाँ, वीक वैंडरवाल फोर्स बिटवीन लेयर्स। तीसरा वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन। हर एक कार्बन के पास, सुनना, हर एक कार्बन के पास 3-3 बॉन्ड पूरा हुआ है, जिस वजह से हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। हाँ, इसीलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। कार्बन एक बेचारा नॉन मेटल है, मतलब पूरा पूरी मेटल तो नहीं है, मेटल नहीं होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, बस 3। तो एक जो बच जा रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इधर उधर घूम सकता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वन फ्री, बस डायमंड में 4 होता है बॉन्ड, तो वो नहीं करेगा, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन एटम, which makes it a good conductor of electricity. Used as a lubrication, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हर एक कार्बन नॉर्मली जैसा बनाया जाता है 4 बॉन्ड ही बनाता है, और हर एक कार्बन के साथ जितना भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो भी अलग से अपना क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, कुछ ऐसा इस तरह का बनते जाता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है, हर एक कार्बन ऐसे जुड़ा रहेगा, यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसके साथ भी ऐसे 4, मतलब नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकेंगे, इट इज़ अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर लिखो, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ बोल सकते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल, हाँ बोल सकते हैं हार्डेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट लिख लो इसी के बाद, बकमिस्टर फुलरिन, कुछ खास लिखना नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन का जो कार्बन अपने साथ कैटेनेशन का प्रॉपर्टी लगाता है और अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है, वो टोटल कितने कार्बन के साथ करता है ये बॉन्ड, 60। और 60 बनाते बनाते कैसा कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक फुटबॉल जैसा, मतलब स्फीयर, क्या बोल रहे हो तुम, नहीं डोम शेप नहीं, नहीं वो गलत बोल रहे हो, डोम शेप ऐसा कुछ नहीं, फुटबॉल स्ट्रक्चर बनाता है। खाली इतना याद रखना कि फुटबॉल स्ट्रक्चर बनाता है ये, और दूसरा याद रखना कि जो फुटबॉल का वो पैचेस बनता है ना, वो पेंटागनल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब बनाया था ये इसने, पेंटागन सही बना रहे हैं हम, बताना। कुछ ऐसा बनेगा फिर,
इस तरह का कुछ और सारा बनेगा, सारा सारा जितना पैचेस है सारा इस तरह का बनेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खाली फुटबॉल स्ट्रक्चर ही याद रखो। सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन, या फिर सबसे पहले कंबशन कर लेते हैं और उसके बाद कर लेंगे। हाँ, कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब तुम लोगों को पता है, कोई भी चीज़ को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है उसी को कंबशन बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन का और मतलब कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होता। अगर तुम पेपर भी ले रहे हो और माचिस से उसको जला रहे हो तो उसका मतलब तुम कौन सा रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हो, कंबशन रिएक्शन कर रहे हो पेपर का। रोस्टिंग एक कंबशन का ही पार्ट है। इफ कंबशन कोई भी मटेरियल का कर सकता है, वो मटेरियल अगर और है तो उसको रोस्टिंग कहा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो कंबशन में हम लोग कोई भी एल्केन लेते हैं या एल्कीन लेते हैं या फिर एल्काइन लेते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, बर्न करते हैं। तब यहाँ पे जो बनता है, क्या क्या बनता है यहाँ पे, जनरली क्या, हमेशा 99% CO2 बनता है, H2O बनता है, और या तो हीट जनरेट होता है या तो लाइट जनरेट होता है। जनरली हीट ही जनरेट होता है, और ये कुछ ज़्यादा ही अमाउंट का होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एल्केन का एग्जांपल लो, जैसे कि C2H6। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें भी क्या बनेगा, CO2 और H2O, और साथ में कुछ समथिंग हीट Q लिख देते हैं। हीट को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, Q से, एरो ऊपर, क्योंकि हीट रिलीज होता है। अब इसको क्या तुम लोग ये कर पाओगे, बैलेंस। इसको जब जलाएं, कोई भी अल्कीन अल्काइन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन पे, तो ये सब तो ठीक है, ये हाई अमाउंट में आता है कि नहीं। हाई अमाउंट में आने की वजह से जितना भी हाइड्रोकार्बन्स है, ये लोग एक अच्छा फ्यूल है, अच्छा गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है, ठीक है। तो एज हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, एज एनी हाइड्रोकार्बन्स जनरेट्स टू मच ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिखेंगे हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पता है क्या किसी को, बता रहे। सो दे आर गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब सुनना। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि एक वैल्यू है जो बताता है कि 1 kg ऑफ वो अमाउंट, मतलब मटेरियल लेंगे अगर, तो वो कितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मान के चलो तुम 1 kg कागज लिए और 1 kg कोयला ले लिए। अब 1 kg कागज में तुम भात दाल सब्जी सब कुछ बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, बट 1 kg कोयला में वो सब पॉसिबल है। तो दोनों 1 kg ही लिए, बट ये जो कोयला था वो 1 kg कोयला ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसलिए हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसका मतलब कोयला का ज़्यादा है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है आयरन का, सॉरी कागज का, पेपर का, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्लास 8 में था हमको लग रहा है, या 7 समझ में आ गई, गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है, ठीक, इतना डन। अब कुछ फ्यूल देखना तुम लोग, ब्लू कलर का जलता है, जैसे LPG गैस, उसमें भी हम लोग LPG गैस जो होता है ना, वो एक तरह का, हाँ क्या, उसमें भी हाइड्रोकार्बन ही यूज़ होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वो भी है। और अगर हम लोग नॉर्मल कोई चीज़ जला रहे हैं जिसमें येलो फ्लेम निकल रहा है, तो वो भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, ब्लू फ्लेम या फिर हाइड्रो फ्लेम, सॉरी येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम या फिर तुम्हारा येलो फ्लेम, दो ही तरह का निकलता है। अगर ब्लू निकल रहा है तो एक क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल का मतलब कि उसमें जितना भी कार्बन है वो पूरा पूरी क्या हो जा रहा है, 100% बर्न हो जा रहा है, कुछ भी रेसिड नहीं बच रहा है, कुछ भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है उससे। समझ आ गया क्या। दूसरा है तुम्हारा ये वाला जो येलो फ्लेम देता है, येलो फ्लेम वाला क्लीन फ्यूल नहीं है, उसमें खूब ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत पोल्यूशन होता है, और उसमें कार्बन एमिशन होता है बहुत ज़्यादा। क्यों कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि पूरी बर्न नहीं हो पाता है कार्बन, कुछ कार्बन बच जाता है, और वही कार्बन क्या होता है, ऐसे धुआं के रूप में बाहर आता है बाहर, और उसी को पोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन बाहर आ रहा है ना, कार्बन एक तरह का स्टेबल कंपाउंड है, और वो बाहर आएगा तो पोल्यूशन करेगा, इसलिए बोलता है कार्बन एमिशन को रोकना चाहिए। जैसे कि कोई गाड़ी चल रहा है, अगर वो गाड़ी बहुत पुराना हो चुका है तो उसके अंदर का जो फ्यूल है, उसका इंजन उसको बर्न नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है, इसीलिए वो काला धुआं छोड़ता है, क्योंकि पूरा कार्बन बर्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाड़ी पुराना हो चुका है। नया है तो नया में उसका इंजन अच्छा से काम करेगा, पूरा का पूरा फ्यूल जो है फ्यूल टैंक का, वो इंजन में जो भी ये होता है, स्पार्क होता है, वो पूरी बर्न हो जाता है, तो उसका पूरा बर्न होने की वजह से वो सेफ है पोल्यूशन के हिसाब से। समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, पोल्यूशन फ्री है। इस तरह से समझ में आ रहा है क्या क्या। एक है उसके बाद दूसरा चीज़ एक होता है सूटी फ्लेम,
एक होता है नॉन सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब जिसमें काला धुआं निकलता है, उसको अगर आप कोई प्लेट रख दो तो उसमें काला कलर का पूरा एकदम काजल बन जाता है। हाँ, किसी भी कोई भी चीज़ चारकोल वारकोल को जलाओ, उससे धुआं निकलेगा, उसके ऊपर कुछ थाली वाली रखो, वो धुआं जाके यहाँ पे सटेगा और पूरा एकदम काजल बन जाएगा यहाँ पे। उसी काजल को वो लोग डिपॉजिट करके कुछ बेचता है, या फिर हम लोग नॉर्मली यज्ञ वगैरह में उसको यूज़ किया जाता है काजल को। तो क्या क्या, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। दोनों किसका टाइप्स है? हाइड्रोकार्बन्स का, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में कौन कौन आता है? इसमें बस एल्केन आता है और कुछ नहीं, सिर्फ एल्केन आता है। और इसमें कौन कौन आता है? एल्कीन या फिर एल्काइन। एग्जाम्पल बताओ इसका। जैसे कि मीथेन CH4, जैसे कि इथेन C2H6, जैसे कि प्रोपेन C3H, जल्दी नहीं बता पा रहे हो, ETC। इसमें बताओ, इसमें मीथीन होगा क्या? मीथीन, हाँ, मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्टली इथीन होगा। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 ना। और इथाइन का, इथाइन, इथाइन, इथेन, और इसका ले लेते हैं इथीन, और इसका ले लेते हैं इथाइन। ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं, इतना लिख लो पहले, फिर बात करते हैं आगे। क्या है? स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल। ऐसे लिखना, मोर स्टेबल यहाँ पे, इसलिए उसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड भी है। तो इसको भी कुछ भी तुम करोगे, इसका एक भी बॉन्ड हिलेगा नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। बट इसमें एक तो वीक बॉन्ड है ना, जिसके वजह से ये अपना जो फंक्शन है, अपना जो प्रॉपर्टी है, वो तुरंत लूज कर सकता है, हल्का सा भी कहीं से भी कुछ एनर्जी मिले तो ये हाईली अनस्टेबल है। ये अपना पाई बॉन्ड को तुरंत ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो वीकर बॉन्ड है। बट मतलब डबल बॉन्ड को, दूसरे वाले बॉन्ड को या तीसरे वाले बॉन्ड को तुरंत ये टूट सकता है। बट ये एक ही बॉन्ड है इसके पास, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो ये नहीं टूटेगा, तो स्टेबल है। इतना समझ में आ गया? तो स्टेबल, अनस्टेबल, डन। अभी नेक्स्ट सुनना एक बात, हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग 3 चीज़ लिए थे यहाँ पे। लिए थे एक इथेन जो कि था C2H6, यहाँ था इथीन जिसका मतलब था C2H4, और तीसरा क्या था? इथाइन C2H2। अब इन तीनों में हमको पता करना है कार्बन का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, पता करने आता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे पता करेंगे वो देखो। अगर इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन कितना है वो देखेंगे, ऊपर लिखेंगे उसको, 2 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे नीचे, जो कि कितना है 8, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो इससे निकल जाएगा परसेंटेज। कितना आएगा जल्दी बताओ? 2 4 8, 4 25 100, मतलब 25%। समझ आ रहा है? इसमें देखते हैं, इसमें आ जा रहा है 2 कार्बन, कितना है टोटल 6, और इधर 100, तो 2 3 6, 100/3 मतलब 33 होल 1/3%। समझ आ रहा है? इसमें बताओ 2, इसमें भी टोटल 4, और इधर 100, 50%। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की ओर बढ़ रहे हैं, तो कार्बन का परसेंटेज क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब बताओ कि इसमें तीनों में से कार्बन एमिशन ज़्यादा कौन कर सकता है? इथिन की इथाइन? जब जलाया जाए इथाइन कर सकता है, क्योंकि सेम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। मान के चलो यहाँ पे है C2H6, यहाँ पे है C2H4, और यहाँ पे है C2H2। तीनों को हम लोग सेम लेवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, या फिर पास कर रहे हैं, या फिर बर्न कर रहे हैं। तीनों को सेम ऑक्सीजन से बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बनेगा CO2 + H2O, यहाँ पे भी बनेगा CO2 + H2O, और इधर भी बनेगा CO2 + H2O। ये तो समझ में आ गया। बट ये जो CO2 H2O बन गया वो ठीक है, बट ज़्यादा जब बैलेंस करोगे इसको तो पता चलेगा ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे जो बैलेंस करके आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज, इसमें देखने में वही लग रहा है कि छोटा सा लग रहा है, कि सब में सर सेम ही है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, बट देखने से 2 लग रहा है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन लग रहा है, बट परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें ही ज़्यादा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम ऑक्सीजन दोगे, कम कार्बन है, सारा का सारा जल के खत्म, कार्बन एमिशन कम होगा। इसमें कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट रह जाएगा, वो कार्बन एमिशन करेगा, और इसमें कुछ पार्ट से थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा कार्बन का एमिशन होगा। अब सूटी फ्लेम कौन कौन देगा बताना? सूटी फ्लेम मतलब काला जो, हाँ, तो ये तो नहीं देगा, नो सूटी फ्लेम। ये सूटी फ्लेम देगा क्या? नो सूटी फ्लेम, एकदम क्लीन फ्यूल देगा ये क्लीन देगा, क्लीन फ्यूल। और ये भी देगा सूटी फ्लेम, और ये और ज़्यादा देगा सूटी फ्लेम।
ये दोनों बात समझ में आया क्या? ठीक है, इसको लिख लो पूरे चार्ट को। एडिशन में दो होगा, एक होगा हाइड्रोजिनेशन एक होगा क्लोरीनेशन। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसी में आएगा, इसी का एप्लीकेशन में आता है। हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन, पूरा नाम है इसका, हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है ना हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में, अच्छा एडिशन रिएक्शन है, सबसे पहली बात सुनना, यहाँ पे लॉजिक सुनना। एडिशन में कुछ ऐड करेंगे, तो ऐड किस में किया जा सकता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कि अनसैचुरेटेड में? देखो यहाँ पे हम ले रहे दो एग्जांपल, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, इसमें भी ऑल सॉरी डबल बॉन्ड है ना, रुक जा सही है, सॉरी हाँ यहाँ पे भी 3 जगह हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोजन है, इस तरह से। तो हमको ऐड क्या करना है, हाइड्रोजन ही ऐड करना है, तो किस में करना सही रहेगा, इसमें कि इसमें? इसमें तो ऑलरेडी है ना, इसमें तो एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जितना होना चाहिए है, इसमें एक का कमी है, मिला नहीं था हाइड्रोजन, तभी तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ होगा। अब एक और तरीके से समझो कि अगर हाइड्रोजन ऐड करना है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये सब बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, बट इसको हल्का सा भी हिट देंगे तो इसका डबल बॉन्ड, दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा, और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी आ जाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके, और ये भी आ जाएगा, और फिर 3 बॉन्ड बना लेगा ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 3 बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। समझ आया क्या बोले? नहीं, ऊपर से पार हो गया, कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है? थोड़ा सा रुक जाओ, खाली एक चीज समझ में आया हम लोग को, एडिशन रिएक्शन इज ओनली वैलिड फॉर कौन सा, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ अभी देखना, हम क्या बोल रहे हैं कि ये है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है और दूसरा डबल बॉन्ड है, इसीलिए एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, एक को बोलते हैं पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड होता है, जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जैसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनता है, और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, बट वो सब अभी ध्यान मत दो। पाई बॉन्ड मतलब ऐसे टच वाला बॉन्ड एक तरह से समझ लो, ठीक है, मतलब दूसरा ऑर्बिटल में घुसता नहीं है, बस टच होता है। तो अगर हीट देंगे तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, कार्बन ब्रेक होगा, सॉरी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसी पाई बॉन्ड के जगह में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं 2 हाइड्रोजन ऐड होगा। जैसे एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ रहता है, 2 ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया तो हम थोड़ा डिटेल्स बोले, माथा घूमेगा नहीं ना, यहाँ जब भी ब्रेक होता है ना तो होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक, अच्छा ठीक है ओके, हाँ बता रहे हैं, होमोलिटिक फिजन का मतलब दोनों में इक्वल अपना अपना इलेक्ट्रॉन वो लोग रख लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा जो जैसा था पहले, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन में एक्चुअली है क्या, हाइड्रोजन का अगर देखोगे तो ऐसा यहाँ पे भी इसका बॉन्ड बना हुआ है, ये भी टूटा हुआ टूट जाएगा, हीट दोगे तो ये भी टूटेगा वो भी टूटेगा, यहाँ पे भी एक कौन सा, हाँ तो 573 केल्विन देते हैं हम लोग, ठीक है 573 केल्विन देते हैं, 573 केल्विन, ठीक, जिससे ये तो टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, बट ये वाला नहीं टूटेगा, ठीक है। फिर ये वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, इसके साथ आएगा और यहाँ पे एक दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे भी सेम, ये वाला हाइड्रोजन एक यहाँ आएगा और यहाँ पे बन जाएगा। मतलब मैकेनिज्म अगर नहीं भी जानो, तुम लोग को जानना बस खाली क्या है वो सुनो, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ही नहीं सिलेबस में, सिलेबस में इतना जानना है कि अगर तुम्हारे पास कोई एल्कीन है, उसको अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाए किसके प्रेजेंस में, निकल या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में, दे आर कैटलिस्ट। ये लोग क्या है, क्रोमियम नहीं है, प्लैटिनम भी बोल सकते हो क्योंकि बुक लिखता है, क्रोमियम नहीं है। कैटलिस्ट का मतलब पता है क्या, ये होता है एक एजेंट जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, विच मेक्स द रिएक्शन फास्टर। ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे एल्कीन लिया हम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम, एट कितना डिग्री टेम्परेचर, हाँ कितना केल्विन, 573 केल्विन।
तो उससे क्या होगा, एल्कीन का बदले क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, बस दैट्स इट। तो क्या यूज आता है एडिशन रिएक्शन, किसी भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने में काम आता है, दैट्स इट। इतना समझ में आ रहा है क्या? बाकी ये कैसे टूट रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है भी नहीं सिलेबस में। एप्लीकेशन में इसका ये बोल सकते हो कि जो फैक्ट्रीज लोग होता है, जो लोग वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चर करता है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। अच्छा ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है वो, सेहत के लिए अच्छा होता है कि खराब? ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनसैचुरेटेड होता है अनस्टेबल, और जो अनस्टेबल होता है वो हेल्थ के लिए ठीक होता है, ठीक है, खराब नहीं होता, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जो अनस्टेबल है वो स्टेबल नहीं है, वो जाके चिपकेगा नहीं शरीर में, वो डाइजेस्ट। हाँ, ये कब बताए थे? अच्छा, हाँ, तो अनस्टेबल वाला क्या होता है, नियरली गुड फॉर हेल्थ या फिर गुड टू हेल्थ, फॉर ही होता है क्या? गुड फॉर हेल्थ, गुड टू हेल्थ भी होता है। अब मान लो इसका एग्जांपल दो कुछ, जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ये सब सारा क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स है। वेजिटेबल ऑयल्स मतलब ऐसा ऑयल जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, प्लांट बेस्ड ऑयल हो, क्योंकि कुछ कुछ एनिमल बेस्ड ऑयल भी होता है, इसलिए प्लांट बेस्ड वेजिटेबल ऑयल प्लांट बेस्ड होता है जनरली, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड ऑयल से ही मस्टर्ड बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, कोकोनट ऑयल बनता है, ऑलिव ऑयल बनता है, ये सब चीज़ जो भी आता है बनता है। बट मान के चलो अब एक्सपायर होने वाला है और अभी तक बिका नहीं है, समझ में आ रहा है? वेजिटेबल ऑयल बहुत सारा मैन्युफैक्चर कर चुका है और वो अभी तक सेल नहीं हुआ है सही से, और सेल नहीं हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉस ना हो जाएगा, तो उसको क्या करता है ना, उस जो वेजिटेबल ऑयल अभी 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 1-2 महीने के बाद खत्म हो जाने वाला है, मतलब एक्सपायर हो जाने वाला है, खराब हो जाने वाला है, उसको, या फिर खराब वाला भी कहीं लौट के वापस आ जाता है, दुकान उकान से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर वो दुकान में पड़ा रह जाता है, तो वापस भेज देता है फैक्ट्री को। तो वापस क्यों भेजते, वो लोग अपना दुकान वाला देखना कभी नहीं फेंकेगा, तो वो कब भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज में। तो फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है इस वेजिटेबल ऑयल का, एक्सपायर्ड वाला, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, निकल पैलेडियम उससे पास करा के, जल्दी से रिएक्शन करा के 573 डिग्री पे, ये वेजिटेबल ऑयल जो है पहले क्या था, अनसैचुरेटेड था, इन वाला था, इन या आइन वाला, अब सैचुरेटेड बन जाएगा। जब सैचुरेटेड बन जाता है इसका नाम वेजिटेबल घी हो जाता है। क्या हो जाता है? या फिर वनस्पति घी जो भी बोलते हो, या फिर डालडा, सुने हो, या फिर डालडा, जो भी बोलो। ये सैचुरेट होता है कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। और सैचुरेट क्या हो चुका, अब स्टेबल हो चुका, अब वो अनहेल्दी भी है और अब मस्त रहेगा जिंदगी भर, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। जैसे डालडा का अगर तुम लोग कभी देखे हो तो वो रहता है, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, वो अगर 10 साल बाद भी कोई यूज़ कर रहा है चलेगा, बट हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है एक तरह का, अनहेल्दी होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वेजिटेबल घी जो बोला जा रहा है, ये वही वाला घी मत समझना, जैसे नॉर्मल घी हम लोग खाते हैं, जो हम लोग घी खाते हैं वो वाला कौन सा घी है, एनिमल घी है, मतलब एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ घी है, बट ये वाला वेजिटेबल घी है, समझ आ रहा है? सब रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होता है, घर में तो कोई खरीदता नहीं है इसको। ये जनरली होता है तुम्हारा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तेल वगैरह देखते ही होगे लिक्विड होता है, और ये जनरली क्या होता है रूम टेम्परेचर में, सेमी सॉलिड या सॉलिड ही बोल सकते हो लगभग। तुम लोग कभी पाम ऑयल देखे हो, पाम ऑयल, एनीवन नोज पाम ऑयल, घर में आता है क्या? हाँ तब ठीक है। हाँ, तो पाम ऑयल रेस्टोरेंट लोग एकदम भर भर के यूज़ करता है, धनबाद का मैक्सिमम रेस्टोरेंट पाम ऑयल यूज़ करता है, कुछ कुछ छोड़ के, और ठेला वाला जो भी है रोड साइड वाला, वो लोग तो पाम ऑयल यूज़ करता ही करता है। बट वो लोग का एक हैक यूज़, पाम ऑयल ऐसे ऐसे पतीला में रख दोगे ना तो एकदम जम जाएगा, मतलब सॉलिड हो जाएगा, बट तुम देख लोगे कि तो पाम ऑयल है तो तुमको खाओगे नहीं। तो क्या करता है ना, वो आग के पास उस पतीला को रखता है ताकि वो पिघला हुआ रहे, हल्का सा रूम टेम्परेचर से ऊपर रहे, और उसको जब वो पिघल जाता है तब एकदम नॉर्मल ऑयल जैसा ही लगता है रिफाइंड ऑयल है, वो एकदम लगेगा नॉर्मल तेल है, एकदम मस्त साफ सुथरा तेल रहेगा, उनको लगेगा तो और एक वो बगल में वो भी रखेगा फॉर्च्यूनर का पैकेट, कि हाँ यही, हाँ दिखाने के लिए कि ये इसी ऑयल को यूज़ किया गया है, बट वहाँ पे रहेगा पाम ऑयल पतीला में। गुपचुप गुपचुप में तेल जब वो घर पे छानता है तब वो इसी से छानता है, गुपचुप छान के लाता है ना, वो गुपचुप का जो पपड़ी है ऑब्वियसली वो छान के ही लाता होगा ना, तो घर में छानता है उससे भी गंदा वाला तेल से, पाम ऑयल तो फिर भी अच्छा है, डालडा से छान के लाता है, ठीक है। ये भी एडिशन रिएक्शन ही है, क्लोरीन का क्लोरीनेशन एडिशन रिएक्शन, इसमें भी हम लोग ऐसा लेते हैं अनसैचुरेटेड वाला,
इसमें हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं, इसमें भी हीट करते हैं और ज़्यादा हीट नहीं करते, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं, इसमें बस यूवी रेज देते हैं, मतलब धूप में रख देते हैं। धूप में रख दोगे तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक एक क्लोरीन दोनों में आ जाएगा और बाकी हाइड्रोजन। हाँ, ये तुम्हारा क्या है? अच्छा, हम लोग नॉर्मल इथिन ही ले रहे हैं यहाँ पे। ये है इथिन, और ये क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी, फास्ट। आईयूपीएसी 1,2 डाइक्लोरो, बहुत बढ़िया। इथेन, सही है। मेन चेन ये वाला है, इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में भी क्लोरो है, 2 में भी क्लोरो है, तो 1,2 डाइक्लोरो, और मिथ इथ इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ज़्यादा सारे शायद क्लियर हो।